मोस्ट ऑफ द टाइम सीड्स जो है वो लिपिड स्टोर करें। अभी के लिए वी नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड दैट लाइट रिएक्शन अगर होगा फोटोसिंथेसिस में तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ थ्री थिंग्स। क्लोरोप्लास्ट can move inside a cell. So there will be a part where DNA is very much condensed. क्रोमाटिन के जो स्ट्रक्चर है उसको समझने के लिए हमें एक स्टेटमेंट यूज करना पड़ता है, दिस इज बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। सेल के अंदर न्यूक्लियोलस बहुत बड़ा सा होगा और देयर विल बी मोर देन वन न्यूक्लियोलस। So pigments that can convert light energy into chemical energy, and those pigments are called photosynthetic pigments. Photosynthetic pigments are soluble in fat. So photosynthetic pigments are fat soluble. Non-photosynthetic pigments. So there are many non-photosynthetic pigments. हमें सबका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, but there is one pigment which is very important. बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है. So non-photosynthetic pigment. तो एक नाम है एंथोसायनिन. Anthocyanin. This is water soluble. So photosynthetic pigments usually fat soluble. Non-photosynthetic pigments water soluble. एक example है anthocyanin. And anthocyanin are not found in plastic. These pigments are found in vacuole. So if something is colored, say flower petals or fruit surface, फ्रूट के जो आउटर सरफेस में जो टिश्यू है उसको कहते हैं एपिकार्प। मतलब मुझे फ्रूट देखी मैंगो, तो उसके एकदम आउटर सरफेस इज समथिंग इनर सरफेस, सॉरी इनर लेयर, इनर मोस्ट लेयर, उसके अंदर है दिस ग्रीन कलर पार्ट इज सीड। बट सीड के ऊपर जो भी पार्ट है टोटल स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे पेरिकार्प। पेरिकार्प और पेरिकार्प में भी पेरिकार्प में भी एकदम आउटर मोस्ट लाइनिंग जो कलर चेंज कर रहा है, पहले ग्रीन रहता है, slowly it can turn into yellow or reddish. So this outermost lining is एपिकार्प। बीच में जो फ्लैशी पार्ट है is edible, that is मेसोकार्प। और जो सॉलिड पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग एंड हाई स्ट्रेंथ, तो सीट के ऊपर का जो एक लेयर होता है दैट इज वेरी टफ लेयर, दैट पार्ट इज कॉल्ड एंडोकार्प। मतलब पेरिकार्प, पेरिकार्प को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एपी, मेसो एंड एंडो। अब इसका जो एपी कार्प है, एपी कार्प में रहेगा क्रोमोप्लास्ट। तो प्लास्टिड में क्रोमोप्लास्ट, क्लास क्लास में लिखा था हम लोगों ने क्रोमोप्लास्ट कहाँ पे मिलता है। ओके ओके। सो क्रोमोप्लास्ट आर फाउंड इन
Chromoplasts are found in epicarp of fruits. तो फ्रूट के सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग में पेटल्स, पेटल्स में मिलेगा, या फिर क्रोमोप्लास्ट आर फाउंड इन कलर्ड लीव्स। तो क्रोमोप्लास्ट इज अ काइंड ऑफ प्लास्टिड जिसमें सारे पिगमेंट्स रह सकता है एक्सेप्ट क्लोरोफिल। So chromoplast contains all other pigments except chlorophyll. Chloroplast is also a kind of plastid which contains सब पिगमेंट रह सकता है क्लोरोप्लास्ट में इंक्लूडिंग क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को लेकर। तो क्लोरोफिल के साथ साथ बाकी सारे पिगमेंट्स पर क्लोरोफिल रहना चाहिए। क्रोमोप्लास्ट में सारे पिगमेंट्स रहे बट क्लोरोफिल रहना नहीं चाहिए। तो एक्सेप्ट क्लोरोफिल इन केस ऑफ क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के केस में इट कंटेन्स ऑल पिगमेंट इंक्लूडिंग क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मस्ट, ऐसा नहीं है कि क्लोरोफिल में जस्ट क्लोरोप्लास्ट में जस्ट क्लोरोफिल रहेगा। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के साथ साथ बाकी सारे पिगमेंट्स भी। व्हाट आर द अदर पिगमेंट्स? ये जाने चलो, कैरोटीन, कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल, हाँ कैरोटीनॉइड्स। बस देयर इज अनदर, so chloroplast, chromoplast, and there is another plastid called leucoplast। ल्यूकोप्लास्ट में ल्यूकोप्लास्ट मींस नो पिगमेंट, नो पिगमेंट्स, कलरलेस होगा बट पिगमेंट भी नहीं है। और पिगमेंट जहां पर रहता है, पिगमेंट्स आर यूजुअली फाउंड इन, जहां पर पिगमेंट्स मिलता है। थाइलाकॉइड में सिर्फ क्या है? मेम्ब्रेन है, लूमेन है। कहाँ पर मिलता है थाइलाकॉइड के? लूमेन में नहीं, मेम्ब्रेन में। इन प्लास्टिड,
मोस्ट ऑफ द टाइम सीड्स जो है वो लिपिड स्टोर करेगा। नाउ कार्बोहाइड्रेट स्टोरिंग ल्यूकोप्लास्ट, तो कार्बोहाइड्रेट स्टोरिंग ल्यूकोप्लास्ट आर कॉल्ड एमाइलोप्लास्ट। पहले ल्यूकोप्लास्ट का नाम हो जाएगा एमाइलोप्लास्ट। सिमिलरली प्रोटीन अगर बहुत ज्यादा है किसी ल्यूकोप्लास्ट में, उस ल्यूकोप्लास्ट का ही नाम हो जाएगा एलियोरोप्लास्ट। एलियोरोप्लास्ट। और अगर किसी ल्यूकोप्लास्ट में बहुत ज्यादा लिपिड होगा उसका नाम होगा इलायोप्लास्ट। These are also plastids, just different names of leucoplast. ल्यूकोप्लास्ट क्या नाम हो गया इधर। तो ल्यूकोप्लास्ट में पिगमेंट नहीं है, ग्राना भी नहीं है, जस्ट फूड स्टोर कर रहा है। इलायोप्लास्ट, ELAIO। Now chloroplast is called the kitchen of the cell. क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट कहते हैं किचन ऑफ द सेल। ल्यूकोप्लास्ट को स्टोर हाउस कहते हैं। बट राइबोसोम को, राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी है। So this is the organelle which can be found inside another organelle. एक organelle के अंदर और एक organelle. That's why ribosomes are also called organelle within organelle. Ribosomes found inside mitochondria and plasma. अब बेसिक फैक्ट्स जो हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में, उसके कुछ कुछ फंक्शंस, तो क्लोरोप्लास्ट के कुछ फंक्शंस जो एक्चुअली फोटोसिंथेसिस चैप्टर में आएगा, बट यहाँ पर एज वी आर स्टडिंग क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ पॉइंट किसी ना किसी क्वेश्चन में आ ही सकते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में जो ग्राना पार्ट है, वी नो दैट ग्राना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट रिएक्शन में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में लाइट रिएक्शन होगा, और लाइट रिएक्शन में क्या होगा? लाइट रिएक्शन में लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी को यूज करके सेल विल फॉर्म एटीपी, एटीपी फॉर्मेशन। तो ग्राना में एटीपी फॉर्मेशन होगा यूजिंग लाइट। ग्राना में H2O वाटर विल बी लाइज्ड, तो वाटर ब्रेक डाउन होगा। तो लाइट एनर्जी वाटर को ब्रेक कर देगा, एंड ब्रेक करके वाटर से क्या बनाएगा?
वाटर का लाइसिस होने से वाटर से आएगा ऑक्सीजन। तो एटमॉस्फेयर में जितने सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है सब लाइट रिएक्शन से आया है। तो ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर केम फ्रॉम लाइट रिएक्शंस। अब ये लाइट रिएक्शन जिंदगी में हुआ हो या फिर कोई फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में हुआ हो, बट किसी ना किसी जगह से लाइट रिएक्शन होके वाटर ब्रेक होके ऑक्सीजन आया। एंड एच एंड दिस हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो भी हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन विल बी एक्सेप्टेड बाय ए मॉलिक्यूल नेम्ड NADP। So nicotinamide adenine डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो वाटर से जो हाइड्रोजन मिल रहा है, दिस हाइड्रोजन आर एक्सेप्टेड बाय NADP प्लस। ये NADP बन जाता है NADPH2। तो हियर वी आर जस्ट, इसका बहुत लंबा प्रोसेस है, इसके लिए पूरा एक चैप्टर है। बट अभी अभी के लिए वी नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड दैट लाइट रिएक्शन अगर होगा फोटोसिंथेसिस में, तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ थ्री थिंग्स। क्या क्या? ATP, ऑक्सीजन, NADPH। देयर आर फॉर्मेशन ऑफ थ्री थिंग्स इन लाइट रिएक्शन। NADPH2 जो है हाइड्रोजन ऐड होने, ये हो गया रिड्यूस। तो इसको हम लोग कहेंगे रिड्यूस, रिड्यूस्ड। बाकी उसका जो नाम है निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो रिड्यूस्ड क्यों लिखा? बिकॉज देयर वाज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऐड होने से रिड्यूस हो गया, फिर से हाइड्रोजन रिमूव होने से ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ ग्राना। स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा में होगा डार्क रिएक्शन। स्ट्रोमा में फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन होगा। अब डार्क रिएक्शन इज ए मिसनोमर, द नेम इटसेल्फ इज ए मिसनोमर। मिसनोमर का मतलब है जो नाम है वो उसको मीन नहीं करता। ऐसा नहीं है कि डार्क रिएक्शन ऑकर इन डार्क, ऐसा नहीं। ऐसा भी नहीं कि ये रिएक्शन है, रिएक्शन ही डार्क वाला रिएक्शन है, ऐसा भी नहीं। तो देन क्यों दिया गया इसका नाम, ये पता नहीं। So this type of naming in for misnomer, ठीक है, मतलब misnomer मतलब naming doesn't match with its function or anything। अब डार्क रिएक्शन में क्या होता है? CO2, डार्क रिएक्शन में CO2, तो एटमॉस्फेयर से CO2 को लेके, तो एटमॉस्फेरिक CO2 आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। तो डार्क रिएक्शन में एक्चुअली CO2 को यूज करके ग्लूकोज।
का बहुत बड़ा प्रोसेस है, केल्विन साइकिल। ठीक है, तो एक साइकिल है C3 साइकिल, वो हम लोग बाद में देखेंगे, बट अभी कहाँ पर क्या हो रहा है। लाइट रिएक्शन में एटीपी, ऑक्सीजन, NADPH2 फॉर्म हो रहा है। डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है। डार्क रिएक्शन की वजह से हमें फूड मिलता है। बस नेक्स्ट विल मूव टू न्यूक्लियस। सो दिस इज अबाउट प्लास्टिड्स। ঠিক আছে, একটা পয়েন্ট লিখে নিই। পয়েন্টটা তো এমনিতে শেষ নেই না, ক্লোরোপ্লাস্ট নিয়ে 1 মাস কাটানো যায়। বাট আচ্ছা, chloroplast can move inside a cell by the process called cyclosis। तो एक सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट मूव कर सकता है। तो क्या होता है कि अगर एक डायरेक्ट ज्यादा सनलाइट आ रहा है, तो सेल क्या करेगा, अपने क्लोरोप्लास्ट को उसी डायरेक्शन में लेके जाएगा। तो जिस साइड से ज्यादा लाइट आ रहा है उस लीफ में, क्लोरोप्लास्ट उसी डायरेक्शन में जा सकते हैं। So the movement of chloroplast, movement of chloroplast inside a plant cell can occur by a process called cyclosis or cytoplasmic streaming। cytoplasmic streaming और cyclosis। तो इनर एंड आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, दैट इज पेरीन्यूक्लियर स्पेस। इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर साइड प्रोटीन्स होंगे, एंड दोस प्रोटीन्स आर कॉल्ड लेमिन प्रोटीन। तो न्यूक्लियस के इनर मेम्ब्रेन के इनर साइड में कुछ प्रोटीन्स होते हैं, दे आर कॉल्ड लेमिन प्रोटीन। एंड दिस लेमिन प्रोटीन्स फॉर्म ए रीजन ऑफ न्यूक्लियस। बहुत सारे लेमिन प्रोटीन्स मिलके न्यूक्लियस का जो रीजन बनाएगा, ए रीजन ऑफ न्यूक्लियस, एंड दैट रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियर लेमाइना। तो एक न्यूक्लियस में दो मेम्ब्रेन है, एंड देयर आर सम रीजन्स वेयर आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन आर फ्यूज्ड। तो ये आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन, एंड दोनों जाके एक जगह पर फ्यूज हो गया।
तुम इस पॉइंट को लिख सकते हो कि fusion of outer and inner nuclear membrane. जहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन फ्यूज होता है उस जगह पर फॉर्म होता है न्यूक्लियर पोर्स। Nuclear pores are formed. So nuclear pores are formed as a result of fusion of outer and inner nuclear membrane. अब न्यूक्लियर पोर में कुछ प्रोटीन रहेगा जो यहाँ से जो कुछ एंट्री और एग्जिट करेगा, रेगुलेट करता है। These proteins are nuclear pore complex. So nuclear pore complex are some proteins. ठीक है, this complex are some proteins that lines nuclear pore. Proteins that line nuclear pore. This is called nuclear complex. So outer membrane, inner membrane, peri, nuclear space और intermembrane space, और अंदर के तरफ लेमिन प्रोटीन का एक लेयर, एंड न्यूक्लियस के अंदर उस रीजन को कहते हैं न्यूक्लियर लेमाइना। Then we have DNA linked to histone protein. अब देखो डीएनए लिंक्ड टू हिस्टोन प्रोटीन, एक जगह पर डीएनए बहुत कंडेंस हो जाएगा। So there will be a part where DNA is very much condensed. तो जिस रीजन पर डीएनए बहुत कंडेंस रहता है, that region is nucleolus. तो न्यूक्लियोलस में भी डीएनए ही है। So this is nucleolus and this is chromatin fiber. নিউক্লিয়ার পোর কমপ্লেক্স হচ্ছে এমন কিছু প্রোটিন যেটাতে গেটকে ঢেকে গাইড করে রাখছে, মানে গেটের দুই সাইডে দাঁড়িয়ে আছে। তো ইট গার্ডস, বা তুমি বলতে পারো ইট লাইনস। So nuclear pore complex are some proteins that lines the pore. যেখানেই পোর আছে নিউক্লিয়াসে ঢোকার, ওই রাস্তাগুলোকে গাইড করছে কিছু প্রোটিন। Now chromatin fiber is mainly composed of chromatin fiber is mainly composed of DNA and histone. ये मेनली टर्म इम्पोर्टेंट, तो क्रोमाटिन फाइबर में आरएनए भी मिल सकता है। Chromatin fiber is mainly composed of DNA and histone. अब डीएनए में चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज,
या फिर न्यूट्रल, नेगेटिव चार्ज, भाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट। तो डीएनए में बहुत सारा फॉस्फेट, फॉस्फेट के लिए डीएनए में बहुत सारा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। क्रोमाटिन को समझने के लिए we have to see that DNA is negatively charged. DNA is a charged molecule. DNA is a negatively charged molecule. अगर मैं इसके स्ट्रक्चर, if I look at the structure of DNA, we'll find many negative charge. DNA में अगर बहुत सारा ऐसे ऐसे नेगेटिव चार्ज रहता है, how will you or how will you pack DNA in a small space? एक छोटे से स्पेस में डीएनए को कैसे लाओगे अगर डीएनए में इतना सारा नेगेटिव चार्ज होगा तो? फिर एक साथ की कोशिश करेंगे, then actually क्या होगा? It will rip because of negative charges. तो सेम चार्ज होने की वजह से there will be repulsion. So it is very tough to compact DNA in a small space. तो अब तो यहाँ पर to pack DNA in a small nucleus, डीएनए का नॉर्मल टेंडेंसी होगा तो स्प्रेड हो जाए प्रोकैरियोटिक सेल की तरह। प्रोकैरियोटिक सेल में भी तो डीएनए वैसा ही था, अनऑर्गेनाइज्ड, तो स्प्रेडेड था। तो यूकैरियोटिक सेल के डीएनए न्यूक्लियस में डीएनए कैसे है? हाउ इट इज पैक्ड इनसाइड न्यूक्लियस। So to pack it inside nucleus of a cell, so to pack DNA inside nucleus of a cell, we need what what charge? पॉजिटिव चार्ज चाहिए। नेगेटिव चार्ज को एक छोटे से जगह पे रखने के लिए हमें पॉजिटिव चार्ज चाहिए। उस पॉजिटिव चार्ज आर प्रोवाइडेड बाय हिस्टोन प्रोटीन। तो पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड। पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड। अब देखो, अगर मैं इस डीएनए को जस्ट एक लाइन की तरह लेता हूँ, तो जो कि हमने थोड़ा सा मैग्निफिकेशन घटा दिया, मतलब बहुत मैग्नीफाई करके देख रहे थे तब ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था। अभी थोड़ा सा दूर से देख रहे हैं, मतलब लेस मैग्निफिकेशन में देख रहे हैं, सपोज हमें एक जस्ट एक थ्रेड की तरह दिखाई दे रहा है। तो एक डीएनए जो है, डीएनए विल बी रैप्ड अराउंड सम स्मॉल प्रोटीन्स। तो यहाँ पर जो प्रोटीन्स, दिस डॉट्स आर प्रोटीन। अगर ये डीएनए एक प्रोटीन प्रोटीन के ऊपर देखो,
अगर ये डीएनए एक के ऊपर ऐसे रैपिंग करके, so constantly the thread is wrapping around the protein, तब जाके ये जो एक स्ट्रक्चर बनाएगा, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमाटिन। तो क्रोमाटिन में क्या हुआ, दिस थ्रेड इज डीएनए, दिस थ्रेड इज डीएनए एंड दिस डॉट्स आर हिस्टोन। डीएनए हिस्टोन के ऊपर ऐसे रैप करके रहता है, तो इसका जो एक स्ट्रक्चर बनाएगा, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बीड्स ऑन स्ट्रिंग और क्रोमाटिन। बीड्स मतलब किसी अ, किसी एक स्ट्रिंग में, सपोज दिस ए काइंड ऑफ, किसी एक स्ट्रिंग में अगर हम लोग कुछ बीड्स लाइक पर्ल और समथिंग, क्रोमाटिन के जो स्ट्रक्चर है उसको समझने के लिए हमें एक स्टेटमेंट यूज करना पड़ता है, दिस इज बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग। ऐसा लग रहा है कि एक स्ट्रिंग में एक रेगुलर इंटरवल में कुछ बीड्स है, बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग। क्रोमाटिन इज सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, और क्रोमाटिन रहता है न्यूक्लियस। The jelly-like substance that is found inside nucleus is nucleoplasm। यहाँ पर होगा न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म। Nucleoplasm is a gel-like region that contains enzyme, nucleotides, nucleosides, न्यूक्लियोटाइड पता है सबको, न्यूक्लियोटाइड की कोई भी न्यूक्लिक एसिड को, न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर, न्यूक्लिक एसिड जिससे बनता है, दिस आर न्यूक्लियोटाइड। लाइक प्रोटीन जिससे बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ, हाँ ठीक, amino acids, so proteins are made up of amino acids, polysaccharides are made up of sugar, polysaccharides are made up of sugar, proteins are made up of amino acid। ये देखिए देखिए हमें शिक्षी बसो, polysaccharides made up of sugar unit, proteins are made up of amino acids। nucleic acid, nucleic acids are made up of, न्यूक्लिक एसिड मतलब
DNA, RNA. So deoxyribonucleic acid, ribonucleic acid. तो ये DNA, RNA में क्या होता है? These are made up of nucleotides. ठीक है, न्यूक्लियोटाइड से अगर एक फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट 043 माइनस हटा दे, then we'll get nucleoside. तो न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फेट हटाने से हमें न्यूक्लियोसाइड मिलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में जो जेल लाइक रीजियन है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो जेल लाइक रीजियन है, इसमें एंजाइम से जो रिएक्शन स्पीड इंक्रीज कर देगा। इसमें न्यूक्लियोटाइड से जो एक्चुअली डीएनए आरएनए बनाने में हेल्प करेगा, उसमें न्यूक्लियोसाइड है। And there are high energy compounds like ATP. কি আমি কে বলেছে? ও আমি হচ্ছে আমার কথা বলছি। न्यूक्लियोलस जो पार्ट है, न्यूक्लियोलस contains न्यूक्लियोलस contains a condensed region of chromatin. Nucleolus contains a condensed region of chromatin. যে ক্রোমাটিনটার মধ্যে কি আছে? ক্রোমাটিনের মধ্যে ডিএনএ এন্ড হিস্টোন प्रोटीन। तो न्यूक्लियस में जो क्रोमाटिन है और उसमें जो डीएनए है, दैट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस के अंदर जो क्रोमाटिन है, न्यूक्लियोलस के अंदर जितना भी क्रोमाटिन है, दैट क्रोमाटिन हेल्प्स इन आरएनए। आरएनए क्या था? राइबोसोमल आरएनए। तो आर सिंथेसिस में हेल्प करेगा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में जो क्रोमाटिन है, दैट पार्ट। अब आरएनए क्या काम करता है? आरएनए जाके राइबोसोम बनाता है, राइबोसोम फॉर्मेशन। तो सेल में अगर बहुत सारा राइबोसोम है, सेल में न्यूक्लियोलस भी बहुत ज्यादा होगा। मतलब ए सेल व्हिच इज एक्टिवली सिंथेसाइजिंग प्रोटीन, तो एक सेल में बहुत सारा प्रोटीन सिंथेसिस चल रहा है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए चाहिए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए चाहिए राइबोसोम। राइबोसोम बनाने के लिए चाहिए क्या? आरआरएनए। आरआरएनए बनाने के लिए क्या चाहिए? न्यूक्लियोलस। अल्टीमेटली प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी न्यूक्लियोलस ही चाहिए। तो राइबोसोम देन प्रोटीन सिंथेसिस।
আমরা এখানে লিখতে পারছি কি an actively or an active protein synthesis cell an active protein synthesizing cell must have a large nucleolus, तो उसके सेल के अंदर न्यूक्लियोलस बहुत बड़ा सा होगा और there will be more than one nucleolus. So either one large nucleolus must have a large nucleolus or many nucleolus. तो कैसे समझोगे कि कौन सा सेल ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है? तो एनी सेल दैट इज सिक्रेटिंग एंजाइम, एक ऐसा सेल जो एंजाइम सिक्रेट कर रहा है, इसके बड़ा नाम एंजाइम सिक्रेटिंग स्टोमक, स्टोमकेर सेल, पेनक्रियास सेल, तो सेल ऑफ स्टोमक, सेल ऑफ पेनक्रियास मस्ट बी सिक्रेटिंग क्या? एंजाइम्स। और एंजाइम्स आर प्रोटीन, मतलब उस सेल के अंदर क्या होगा? उस सेल के न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस जो है वो न्यूक्लियोलस वुड बी लार्ज और देयर विल बी मेनी न्यूक्लियोलस, मोर देन वन. So we can see that suppose this is a cell of gastric gland. Gastric gland कहाँ पे मिलेगा? स्टोमक में. If suppose this is a gastric gland cell, gastric gland cell का काम है बहुत सारा एंजाइम क्रिएट करना. So they are secreting enzyme. If the cell is secreting enzyme, and enzyme itself is protein in nature. एंजाइम खुद एक प्रोटीन होता है. एंजाइम प्रोटीन होता है खुद. So if the cell is secreting enzyme, then the nucleus of the cell must be having न्यूक्लियस में क्या है? ज्यादा न्यूक्लियोलस है, 1 2 3 न्यूक्लियोलस. तो उसमें न्यूक्लियोलस का नंबर ज्यादा है. तो यही पता लिखा है कि एक्टिव प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल मस्ट हैव ए लार्ज न्यूक्लियोलस और मेनी न्यूक्लियोलस. यहाँ पे हम लोगों ने 3 न्यूक्लियोलस देख रहा. Now cell division, during cell division क्या होता है? ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाता है. तो मेम्ब्रेन का इंटीग्रिटी लॉस हो जाएगा. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट्स. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब डिसइंटीग्रेट करेगा, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमाटिन है वो साइटोप्लाज्म में आ जाएगा.
तो क्रोमाटिन फाइबर into cytoplasm. क्रोमाटिन फाइबर जब साइटोप्लाज्म में आएगा, क्रोमाटिन फाइबर धीरे धीरे कंडेंस होगा। देखो क्रोमाटिन फाइबर का स्ट्रक्चर कैसा था कि बार बार ऐसे बीड्स था, देयर आर बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। Suppose this is a chromatin fiber. Chromatin fiber looks like beads on string. ये मैंने दिखाया लास्ट टू लास्ट स्लाइड में। अब ये क्रोमाटिन फाइबर जो है, ये क्रोमाटिन फाइबर भी अगर बहुत ज्यादा कंडेंस करता है खुद में, देखो क्रोमाटिन फाइबर कंडेंस होके তো যা খুশি আঁকো এটার মধ্যে। तो क्रोमाटिन फाइबर बहुत कंडेंस होके एक स्ट्रक्चर बनाएगा। ये एक्चुअली दिस इज द फाइबर, बट इसको हम लोग नॉर्मली ऐसे ड्रॉ करते हैं। दिस इज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जैसे नॉर्मल डायग्राम में होते हैं, क्रोमोसोम्स ऐसा नहीं होता। दिस इज फॉर स्टडीइंग। क्रोमोसोम्स आर जस्ट ए कंडेंस स्ट्रक्चर, बहुत सारा फाइबर एक साथ कंडेंस्ड है। दिस इज क्रोमोसोम। अब एक क्रोमोसोम में एक जगह पर थोड़ा सा कंस्ट्रिक्शन है, तो हम लोग कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन लिखिए देखिए, ड्यूरिंग सेल डिवीजन न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन नहीं रहता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट, और न्यूक्लियस में जो ये क्रोमाटिन फाइबर्स है जिसको हम लोग बीड्स ऑन स्ट्रिंग कहते हैं, ये साइटोप्लाज्म में आ जाता है। बट साइटोप्लाज्म में आने के बाद क्रोमाटिन फाइबर कंडेंसेस। क्रोमाटिन फाइबर कंडेंसेस टू फॉर्म क्रोमोसोम। এটা আসলে অনেক লম্বা একটা সুতা ছিল এখানে, অনেক দূরে চলে গেছে। এটাও ধরো ওদিকে চলে গেছে। হ্যাঁ, এই ফাইবারটা আস্তে 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 কি হচ্ছে, কন্ডেন্স করে 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 সুতাটাকে টেনে 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 কোথায় গেছে এটা খুঁজে এনে ওটাকে একটা জায়গার মধ্যে এনে, এই ছোট জায়গাটা হচ্ছে কি ক্রোমোসোম। So this is chromosome. तो क्रोमोसोम में एक ऐसा रीजन रहता है, इसको कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। और ये थोड़ा सा कंस्ट्रिक्टेड क्यों रहता है, बिकॉज यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, देयर आर सम प्रोटीन्स इन दिस रीजन, उसकी वजह से ये वाला पार्ट थोड़ा सा कंस्ट्रिक्टेड रहता है। तो क्रोमोसोम का एक पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, और वहां पर जो प्रोटीन्स है, दिस प्रोटीन्स आर कॉल्ड काइनेटोकोर।
काइनेटोकोर प्रोटीन। तो क्रोमोसोम के पास एक ऐसा रीजन होता है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। क्रोमोसोम्स के जो एंड्स होते हैं, so this end and this end, these ends are called telomere। तो क्रोमोसोमल एंड्स को टेलोमियर कहेंगे। अब यहाँ पर कुछ डिटेल्स है कि क्रोमोसोम बनाने के लिए हिस्टोन को छोड़ के भी बहुत सारा अलग अलग प्रोटीन्स चाहिए। सो टू फॉर्म क्रोमोसोम, there is requirement of non-histone proteins, or you can say non-histone chromosomal protein, NHC, non-histone chromosomal। नॉन-हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन में एक एग्जांपल है स्कैफोल्ड प्रोटीन। तो क्या देखा हमने कि डीएनए से क्रोमाटिन बनने के लिए क्या प्रोटीन चाहिए? डीएनए से क्रोमाटिन बनने के लिए क्या प्रोटीन चाहिए? हिस्टोन प्रोटीन। बट क्रोमाटिन से क्रोमोसोम बनने के लिए नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन चाहिए। তাহলে डीएनए टू क्रोमाटिन you need histone protein, chromatin to chromosome you need non histone protein। अब क्रोमोसोम, these regions are called chromosomal arm। अब देखो क्रोमोसोम के टाइप्स, क्रोमाटिन के टाइप्स, वो सब देखना पड़ेगा। और देयर आर फ्यू अदर, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स, उसका क्या क्या फॉर्म बनाता है। तो फर्स्ट फर्स्ट देखो क्रोमाटिन। क्रोमाटिन दो तरह का हो सकता है। एक हम, one is called euchromatin and there is called heterochromatin। So there can be two types of chromatin fiber, euchromatin and heterochromatin। बेसिक डिफरेंस क्या है कि क्रोमोसोम को या फिर क्रोमाटिन को भी देखने के लिए हमें कुछ स्टेन यूज करना पड़ता है, इसीलिए इसका नाम भी क्रोमा है, क्रोमा। क्रोमा मीन्स कलर।
कलर। अब क्रोमाटिन मतलब कलर्ड थ्रेड, और क्रोमोसोम मतलब बॉडी। तो क्रोमाटिन जो नाम है वो आया क्रोमा प्लस टीन से, और क्रोमोसोम जो नाम है वो आया क्रोमा प्लस सोमा से। क्रोमा प्लस सोमा मीन्स कलर्ड बॉडी जो क्रोमोसोम है, क्रोमा प्लस टीन मीन्स कलर्ड थ्रेड जो क्रोमाटिन है। तो द लिटरल ओरिजिन ऑफ दोज स्ट्रक्चर्स वो कहाँ से आया? अब जब हम लोग कहते हैं कि यू क्रोमाटिन मतलब, यू क्रोमाटिन को मैं select हाँ, okay। तो देखो यू क्रोमाटिन के प्रॉपर्टीज को लिखो। यू क्रोमाटिन आर लाइटली स्टेन, मतलब ये ज्यादा स्टेन नहीं लेता। तो लाइटली स्टेन्ड क्रोमाटिन फाइबर्स एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिव सिंथेसिस ऑफ आरएनए। ये सारे क्रोमाटिन से बहुत ज्यादा आरएनए सिंथेसिस होते हैं। डीएनए से जब आरएनए बनता है, द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए जब बनेगा, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। तो हाँ, स्टेन, ग्राम स्टेनिंग করেছে না? स्टेन मीन्स कोई भी कलर्ड कंपाउंड अगर किसी जगह पर देते और उसको अगर ले लेता है, मतलब सेल सेल के अगर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिल्स जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज को अगर देखना है, तो हमें पहले उसमें एक स्टेन यूज करना पड़ता है। स्टेन से हम बहुत अच्छे से माइक्रोस्कोप के नीचे सेलुलर स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं। So even to observe chromatin we are using stain, बट स्टेन यूज करने के बाद भी क्रोमाटिन ज्यादा स्टेन नहीं ले रहा है, लाइट कलर दिखाई दे रहा है। तो क्रोमाटिन जब ज्यादा स्टेन नहीं लेता, जो ज्यादा स्टेन नहीं लेता उसको हम लोग कहते हैं यूक्रोमाटिन। दे आर लाइटली स्टेन्ड रीजन, एंड वहां पे बहुत ज्यादा आरएनए सिंथेसिस होगा। और जो हेटेरोक्रोमाटिन होता है, हेटेरोक्रोमाटिन हेटेरोक्रोमाटिन होगा डार्कली स्टेन्ड रीजन, मतलब वो बहुत ज्यादा स्टेन ले रहा है। तो डार्कली स्टेन्ड क्रोमाटिन फाइबर्स, दे आर inactive in terms of आरएनए सिंथेसिस। तो यहां से कुछ भी आरएनए सिंथेसिस नहीं हो रहा। दे आर कॉल्ड हेटेरोक्रोमाटिन। मतलब यू कैन राइट इट ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। ट्रांसक्रिप्शन process of synthesis of RNA is transcription. If I write transcriptionally inactive, it means that इसमें RNA synthesis नहीं हो रहा।
देयर आर सम क्रोमोसोम्स जहां पर हमें प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को छोड़ के और एक कॉन्स्ट्रिक्शन मिल सकता है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन तो सारे क्रोमोसोम में मिलेगा, but there are few chromosomes where you can get secondary constriction. Acha, primary constriction is also called centromere. Primary constriction is also called centromere. এটা তখন ধরে বলছিলাম। Process of synthesis of RNA is called transcription. Secondary constriction, secondary constriction जो पार्ट होता है वही न्यूक्लियस में जाके, अभी तो क्रोमोसोम बन गया, যখন ক্রোমোসোম থাকে তখন কি নিউক্লিয়াস থাকে? না, because we have seen that जब सेल डिवीजन हो रहा होता है उस टाइम पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता। न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन अगर नहीं रहेगा इसका मतलब न्यूक्लियस भी नहीं है। तो न्यूक्लियस जब एग्जिस्ट नहीं करता उस टाइम पे हमें मिलता है क्या? क्रोमोसोम। तो इधर मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है ये पार्ट जब न्यूक्लियस के अंदर रहता है उस टाइम पे यही पार्ट बनाता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के बना है? न्यूक्लियोलस इज फॉर्म्ड बाय মানে কি ফাইবার? ক্রোমাটিন ফাইবার। ক্রোমাটিন ফাইবার অনলি ফর্মস নিউক্লিওলাস, এটা আমি প্রথম থেকে দেখে আসছি। নাও ক্রোমাটিন ফাইবার ফর্মস क्रोमोसोम आल्सो। तो क्रोमाटिन फाइबर कंडेंस होके न्यूक्लियोलस भी बनाता है, क्रोमाटिन फाइबर इधर कंडेंस होके क्रोमोसोम भी बना रहा है। अब क्रोमाटिन फाइबर का जो पार्ट क्रोमोसोम में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बनाता है वही पार्ट एक्चुअली न्यूक्लियोलस बनाता है। दैट्स व्हाई सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन इज आल्सो कॉल्ड nucleolar organizing region. So we'll call it NOR. So nucleolar organizing region. So secondary constriction का दूसरा नाम है NOR. क्यों NOR? Because this part forms nucleolus inside nucleus. तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के ऊपर। हाँ। প্রাইমারি কনস্ট্রাকশন ক্রোমাটিন ফাইবার দিয়ে তৈরি, বাট প্রাইমারি কনস্ট্রাকশন এমন কিছু বানায় না। সেকেন্ডারি কনস্ট্রাকশন ক্রোমাটিন ফাইবার দিয়ে, পুরোটাই ক্রোমাটিন ফাইবার দিয়ে তৈরি, বাট পুরোটার মধ্যে শুধু এই জায়গাটা কন্ট্রিবিউট করে কি বানাতে? নিউক্লিওলাস বানাতে। তো শুধু এই জায়গাটা কন্ট্রিবিউট করছে নিউক্লিওলাস বানাতে, বাকি জায়গাটা অন্য পেঁচে টেচে যেটা ছিল। अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पर रहता है इसको कहते हैं सैटेलाइट बॉडी। तो जिस क्रोमोसोम में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन मिलता है उधर एक छोटा सा पार्ट ऑफ क्रोमोसोमल आर्म एक्स्ट्रा रह जाता है। दैट एक्स्ट्रा पार्ट इज कॉल्ड सैटेलाइट बॉडी। और इस पूरा क्रोमोसोम को कहते हैं सेट क्रोमोसोम।
তাহলে chromosomes with secondary constriction are also called set chromosome. फुल फॉर्म में আসলাম হলে बट उसका एक फुल फॉर्म है, मतलब क्या है अभी मत पूछना। साइन एसिड थाइमोन्यूक्लियोनिको। হ্যাঁ হ্যাঁ, ক্রোমোজোম যখন ফর্ম হয় তখনই সেকেন্ডারি কনস্ট্রাকশন ফর্ম। ক্রোমোজোম ফর্ম হয় সেল ডিভিশনের সময়। এবার এই যে ক্রোমোজোমস গুলো আছে, এই মাথার মুন্ডু যে क्रोमोसोम्स गुलो, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर एक्चुअली सेंटर में है या साइड में है, इसके ऊपर बेस करके देयर आर फोर नेम्स। तो अगर क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर सेंटर में है तब तो ठीक है। अगर क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर सेंटर से थोड़ा सा दूर, सेंटर से थोड़ा सा दूर है तो इसका नाम अलग होगा। अगर क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर सेंटर से बहुत दूर, जस्ट नियर नियर एंड है, तो इसका एक नाम होगा। एंड अगर पूरा ही लास्ट में है, तो सी बेस्ड ऑन centromere position, बेस्ड ऑन सेंट्रोमियर पोजीशन क्रोमोसोम्स के चार अलग अलग टाइप हो सकते हैं। इफ सेंट्रोमियर इज एट द सेंटर ऑफ क्रोमोसोम, उसको हम लोग कहेंगे मेटासेंट्रिक, एकदम मिडल में है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अगर सेंट्रोमियर मिडल मिडल से ऑन द आइदर साइड ऑफ द मिडल, so on the either side of the midpoint, so if centromere is present इधर या फिर इधर on either side of midpoint, just let me write it. So centromere on either side of midpoint, we'll call it submetacentric. Submetacentric chromosome. If centromere is near the end, not at the end, so centromere near the end of chromosome or end of chromosomal arm, then we'll call it acrocentric. Acrocentric chromosome. और अगर एकदम टेल में होगा टेलोसेंट्रिक। So based on centromere position, क्रोमोसोम्स के कुछ टाइप्स है, मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक को कहते हैं वी शेप्ड क्रोमोसोम, सबमेटासेंट्रिक को
L shaped, acrocentric, J shaped, telocentric, I shaped.